गुजरात के शिक्षाविद गीजू भाई का थोड़ा सा परिचय दूंगा। गीजू भाई पेशे से वकील थे, परंतु उन्होंने कहा कि मैं जिन अपराधियों की वकालत करूंगा या जिनको बचाने की कोशिश करूंगा, इधर करूंगा, इससे अच्छा तो इन बच्चों के, वो एक स्कूल के सामने से निकल रहे थे और बच्चे को मार पड़ी, रोते हुए बच्चे को देखा तो गीजू भाई ये अंदर ही अंदर बहुत टूट गए कि बच्चों को, ये इतने बड़े बड़े अध्यापक और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, और इनके ऊपर मारते हैं, मार पड़ती है, इधर माँ बाप भी मारते हैं सब, तो बच्चों को न्याय कौन दिलवाएगा? मैं अगर ये वकालत करूंगा, इन लोगों को न्याय, इन छोटे बच्चों को न्याय दिलवाएगा? ये तो अदालत में भी नहीं जा सकते, ये तो किसी को शिकायत नहीं करते, अपने माँ बाप को भी शिकायत नहीं कर सकते कहीं भी, ये तो रोते रहते हैं, मार खाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इनकी वकालत करनी चाहिए। तो गीजू भाई वहां से अदालत जाने के बजाय एजुकेशन के जो वहां के इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल होते थे उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने की बात है, उनके पास गए, उस शहर के, शायद उनका गांव भावनगर या जामनगर कोई गांव था, मुझे याद नहीं है, मैं वो किताब मिलेगी तो मैं देखूंगा उस पर। तो वो वहां गए और वहां इंस्पेक्टर से बात की कि मैं जो है पढ़ाना चाहता हूँ आपकी प्राइमरी क्लास के छोटे बच्चों को। बोले आपकी क्वालिफिकेशन तो उनकी थी, वो वकालत कर चुके थे और बीएड वगैरह सब थे, और उनकी स्कूलों में तो इतने क्वालिफाइड टीचर भी नहीं थे उनके मुकाबले के। तो उन्होंने क्वालिफिकेशन वगैरह देख के कहा बहुत अच्छी बात है, आप आए हो और मैं आपको अमुक प्राइमरी स्कूल की चौथी कक्षा सौंपता हूं, चौथी कक्षा को आपको पढ़ाना है। उन्होंने किताबें पकड़ा दी, ये किताबें हैं और ये किताबें देख लो और इनके हिसाब से पाठ्यक्रम आपको पूरा करवाना है। तो गीजू भाई ने वो किताबें डोरी से बांधने लगे। इतने में वो बोले देखो तुम प्रयोग करने में सब स्वतंत्र हो, क्योंकि तुम प्रयोग करने के लिए आए हो, तुमने कहा है कि मैं प्रयोग करूंगा, बच्चों के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए अध्यापक का वो मैं करके बताऊंगा और उसका रिजल्ट दूंगा, और देखना मैं जिन बच्चों को टैकल करूंगा उनकी स्थिति देखना, बाकी स्कूलों की देखना। तो प्रयोग करने को तुम्हें पूरी तरह स्वतंत्र, परंतु एक ध्यान रखना 12 मई परीक्षा होती है 12 महीने बाद में, और 12 महीने होते ज्यादा वक्त नहीं लगता है। तो ये ध्यान रखना उस परीक्षा में बच्चों का पाठ्यक्रम अधूरा नहीं रहना चाहिए, बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। बाकी प्रयोग तुम तुम्हारे चाहे जैसे करो, पूरी स्वतंत्रता, परंतु पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। और उस परीक्षा के में बच्चों का कैसा अचीवमेंट रहेगा उसी के आधार पर मैं आकलन करूंगा। बोले कि एक तो आकलन आपको खुद को करना है, आप किसी दूसरे को नहीं भेज। गीजू भाई ने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं, मैंने आपने मुझे स्वतंत्रता दी है तो मैं चाहता हूं कि मेरा आकलन भी आप खुद करें 12 महीने बाद में, जो भी है वो ठीक है। चौथी कक्षा पूरी स्वतंत्रता के साथ, कोई हेडमास्टर वगैरह, किसी इंस्पेक्टर वगैरह की, किसी की मेरे ऊपर वो नहीं होना चाहिए, मैं पूरी स्वतंत्रता से सारा काम करना चाहता हूं। वो सारी छूट उन्होंने दे दी कि तुम चाहे जैसे, पूरी स्वतंत्रता, तुम तुम्हारे तरीके से चाहे जैसे करना। टाइम टेबल का थोड़ा ध्यान रखना, छुट्टियों के नियम ध्यान रखना, छुट्टियां जरूरी है बच्चों को, जब जब छुट्टियां है वो छुट्टियां देनी है, ये नहीं कि तुम छुट्टियां ही नहीं दो, प्रैक्टिकल प्रयोग करते करते सारी छुट्टियां खा जाओ बच्चों की। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी ये सारी स्वतंत्रता है। तो गीजू भाई वहां से निकले, स्कूल में गए, जाकर के अध्यापक जी से वो लेटर पहुंचा, पकड़ाया उनको, प्रधानाध्यापक को। बोले चौथी कक्षा के बच्चे मुझे सौंप दीजिए और ये लेटर है आपके इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल का। तो उन्होंने सौंप दिए बच्चे। बोले बच्चे तो सौंपते हैं परंतु थोड़ा ध्यान रखना, पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। कि बोलो वो मैं सारी उनसे बात कर ली है, अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से मुझे बच्चे सौंपोगे और आप बिल्कुल बीच में हमारे कुछ नहीं करोगे। तो ठीक है, सौंप दिए गए। गीजू भाई शाम को तैयारी करके गए थे कि मैं इस तरह से बच्चों को टैकल करूंगा। तो वो सारा तय करके गए थे कि शांति का खेल खेलूंगा, पहले मैं बच्चों को नहीं डांटूंगा। गीजू भाई ने तय कर रखा था कि बच्चों को डांटूंगा नहीं, ये नहीं कहूंगा चुप रहो, मैं बच्चों को ऐसा कोई आदेश नहीं दूंगा कि चुप रहो,
या डांटूंगा, फटकारूंगा, डराऊंगा, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। वो तो उन्होंने तय कर रखा था कि बच्चों को अगर मैं भी डांटूं, फटकारूं, डराऊं तो वो तो फिर मेरे इनमें फर्क क्या। तो उन्होंने कहा भाई, बच्चों से कहा कि शांति का खेल खेलते हैं। बच्चे तो, अब बच्चों को शांति का खेल कभी काम नहीं पड़ा। वो तो डंडे में जानते थे, डंडा किसके कितना मारा गया, अपने अपने हाथ दिखाते थे, तेरे ज्यादा मारा, मेरे कम मारा, देख तेरे बहुत ज्यादा मारा भाई। यूं यही महावता उनकी, यही पढ़ाई थी। तो वो बच्चे शांति का खेल का कहा उन्होंने। भाई ऐसा है कि मैं कहूंगा कि अब शांति का खेल शुरू करते हैं, तो उस समय हम लोग जो है बिल्कुल शांत हो जाएंगे, हमें दूसरी आवाजें सुनाई देगी। जैसे हम शांत होंगे, बाहर पक्षियों की आवाजें, जानवरों, दूसरे जानवर, कुत्तों की आवाजें, और आवाजें, यहां तक कि मक्खियों की बिन बिनाट तक सुनवाई देगी तुम्हें। आप देखना, मैं दरवाजे बंद करूंगा, अंधेरा कर दूंगा, और बिल्कुल अपन शांति से बैठेंगे और शांति का आनंद लेंगे। बच्चे तो बड़े यूं, बच्चे तो आपस में एक दूसरे के यूं, बच्चों ने समझ लिया यहाँ तो कोई नहीं है, डंडा ही नहीं है, न मारता है, न पीटता है, कुछ नहीं कर रहा है। ये कैसा अध्यापक? अध्यापक का मतलब तो मारने वाला होना चाहिए, पर ये तो मार ही नहीं रहा है। और बच्चों के तो वो सूझ गई उल्टी सीधी। क्यों? वो तो मार खाने पर चुप रहना जानते थे, मार खाते यूं हो जाते सारे के सारे। मार वहां ही थी नहीं। तो गिजू भाई ने प्रयास किया, परंतु बच्चों की तो कारगुजारियां जारी थी। तो गिजू भाई ने दरवाजे बंद किए, अंधेरा किया, तो बच्चे ऊ आ ऊ हा हा ही हु करने लगे। गिजू भाई ने कहा मामला तो जमा नहीं। इतने में वो दूसरे वाले स्कूल वाले, क्यों क्या खेल रहे हो साहब, क्या खेल करवा रहे हो? कि सर कोई बात नहीं, मेरा आज का मामला जमा नहीं, मैंने प्रयास तो किया, मेरा अपना ढंग है, आप बीच में मत करो, ऐसा डिस्टर्ब मत करो। यूं करके उनको बाहर निकाल दिया। गिजू भाई वापस आए बच्चों से कहा कि तुमको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, वो बता दो मुझे तुम। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है बच्चे क्या चाहते हैं। गिजू भाई कहते हैं मैं क्या चाहता हूं ये नहीं होना चाहिए कि स्कूल में कभी, बच्चे क्या चाहते हैं मैं वो चाहता हूं। तो बच्चों से पूछा तुम्हें क्या अच्छा लगता है, सबसे अच्छा जो तुम्हें लगता है, सबसे अच्छी जो चीज लगती है वो बताइए। तो बच्चों ने कहा हमें छुट्टी अच्छी लगती है। तो गिजू भाई ने कहा चलो जाओ छुट्टी। गिजू भाई ने समय से पहले ही छुट्टी कर दी बच्चों को। तो प्रधानाध्यापक और सारे स्कूल वाले राय, ये क्या कर रहे हो, मजाक बना रखा है, हमारी बाकी वाली स्कूल में क्लासेस शांत नहीं रहती है, आपने सारे बच्चों को छोड़ दिया, पहले तो शांति का खेल खेल रहे हो, पाठ्यक्रम कब पूरा करोगे, ये वो तरह तरह की बातें उन्होंने सुनाई। गिजू भाई ने सारी बातें सुनी। उन्होंने कहा कि मैं कल जल्दी छुट्टी नहीं करूंगा, आज कर दी, और आप देखना, और देखो आप मुझे ऐसा परेशान मत करो। तो परेशान नहीं करें तो सारी बच्चे स्कूल के कह रहे हैं छुट्टी दो, हमें भी छुट्टी दो। आपने क्या किया, आप आए पहले तो हुआ ही करवाया और अब छुट्टी कर दी। यूं करके वो थोड़ी तकरार और हुई। गिजू भाई घर आए, बोले क्या करें मामला तो, क्योंकि बच्चों को तो इन्होंने डंडे के जोर पर रखा है, इसलिए डंडे के बिना ये तो समझ नहीं, ये तो भाषा ही है किसी का ही इनको कि किसको कितना मारा। ये तो बच्चे तो पूरे रास्ते यही बातें करते हैं, कल तुझे कम मारा, कल उसको ज्यादा मारा, ये है वो है, यही है, किसके कितनी मार पड़ी, यही कहानियां इनके पास, और कोई बातें ही नहीं है। तो यूं करके वो बच्चे चले गए, छुट्टी हो गई। दूसरे दिन गिजू भाई आई। आते ही गिजू भाई ने कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बच्चों ने कहा ये तो ठीक है, कहानी वाली बात तो समझ में आई बच्चों की। गिजू भाई ने कहानी शुरू कर दी। पहले न तो कोई हाजिरी ली न कोई और किया, कहानी शुरू की। थोड़ी सी कहानी हुई, बच्चे चुपचाप कहानी सुन रहे हैं, बड़े मनोयोग से कहानी सुन रहे हैं, कहानी में रुचि ले रहे हैं बच्चे बीच में, और बिल्कुल शांत। आज शांति का खेल कुछ और तरीके से किया गिजू भाई ने। बच्चों ने कुछ कहानी सुनाने के बाद गिजू भाई ने कहा ऐसा है, अभी अपन एक बार कहानी रोक लेते हैं और मैं आपके नाम लिख लेता हूं सारे रजिस्टर में बच्चों के, तो अपना अपना नाम बताओ। बच्चों ने कहा कहानी चालू रखो, कि नहीं कहानी चालू रहेगी, आप चिंता मत करो, पहले नाम तो लिखे सबके। तो बच्चों के नाम लिख लिए उन्होंने, परिचय ले लिया, नाम लिख लिया, हाजिरी भर ली। फिर उन्होंने कहानी शुरू कर दी। फिर कहानी चली, कुछ समय तक कहानी चली, और
कहानी के बाद उन्होंने फिर कहानी को रोका तो बच्चों ने कहा आगे बताओ। उन्होंने कहा मैं बताऊंगा, आगे सुनाऊंगा, अपन कुछ दूसरी बातचीत भी कर लें इस बीच। गिजू भाई ने कहा कहानी थोड़ी देर रोकें, अपन कोई दूसरी बातचीत करें। और इस प्रकार वो बीच में अपनी जरूरत वाली बातचीत वो उनसे कर रहे थे। यूं करके फिर उन्होंने कहानी चलाई और फिर रोक कर फिर और क्या जरूरत थी, कैसा करना है, बातचीत करना शुरू कर। अपना जो पाठ्यक्रम वाला वो भी बीच में वो सारी चर्चा हो रही थी। और फिर कहानी को रोकते ही बच्चे कहते कहानी चालू रखो, कहानी बंद मत करो, कहानी कब पूरी होगी। गिजू भाई ने कहा कहानी तो अभी ये तो 4 दिन चलेगी, ये कहानी थोड़ी बड़ी है, 4 दिन चलेगी, इसलिए आप मैं कहानी पूरी सुनाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। और इस प्रकार कहानी को रोकते रोकते छुट्टी हो गई पूरी स्कूल में, घंटी बज गई। फिर गिजू भाई ने कहानी को रोका, बोले आज इतनी करते हैं कहानी और बाकी अब कल शुरू करेंगे कहानी। बच्चों ने कहा नहीं चालू रखो। बोले छुट्टी की टाइम हो गई। नहीं छुट्टी बोले आप थोड़ा सा हमें कहानी और सुनाओ, क्योंकि कहानी का अपना चार्म है। तो उन्होंने थोड़ी सी कहानी और सुनाई, बाकी क्लासें चली गई थी, इन बच्चों को छुट्टी की जरूरत नहीं। गिजू भाई ने थोड़ी सी कहानी और सुनाई और फिर कहा देखो आज अपन अब यहीं छुट्टी करते हैं, कहानी तो बहुत लंबी है और कहानियां तो मेरे पास बहुत है, तुम्हें कहानियां पसंद है। बच्चों ने कहा हाँ, तो मैं कहानियों की किताबें लाऊंगा आपके सबके, बहुत अच्छी अच्छी कहानियों की किताबें ला के दूंगा सबको बच्चों को, और फिर तुम कहानियां पढ़ना, अपने घर पे भी पढ़ना। क्या नहीं हम तो आपसे सुनेंगे, मैं भी सुनाऊंगा, आप भी पढ़ोगे, सब करेंगे अपन। तो यूं करके गिजू भाई ने उनको छुट्टी की। दूसरे दिन अब वो दूसरे वाले अध्यापक बोले आज तो मामला जमा लिया इसने कुछ। दूसरे दिन बच्चे आए तो गिजू भाई ने आते ही बच्चों ने तो कहा कहानी शुरू करो। गिजू भाई ने थोड़ी सी कहानी शुरू करके फिर कहा एक बार हाजिरी ले लेते हैं अपन। तो फिर हाजिरी ली, फिर थोड़ी कहानी शुरू की, फिर कहानी को रोक दिया उन्होंने। रोक के उनसे कहा मुझे अब आपके नाखून देखूंगा मैं, किनके नाखून कितने बड़े हुए। सफाई का खेल भी खेलेंगे आज अपन, कमरे की सफाई का जो खेल है वो खेलेंगे। इससे पहले मैं आपके नाखून और ये देख लेता हूँ, पहले आपके शरीर की सफाई को देखूं मैं। तो उन्होंने सारा देखा, तो किसी के बटन टूटे हुए पड़े हैं कमीज के, किसी के टोपियां, गुजरात में बच्चे टोपियां आज भी पहनते हैं, टोपियां थी तो टोपियां गंदी थी, बहुत मैली कुचली टोपियां थी, माता पिता दूसरे काम करते थे। ये बात आज से लगभग समझ लो आप 100 साल से भी ज्यादा हो गए उसको, 100 साल नहीं हुए, 100 साल 90 साल पुरानी बात है, लगभग 80-90 साल पुरानी। तो उस समय गिजू भाई ने उनकी टोपियां देखी, 90 साल पुरानी बात है, टोपियां मैली थी बहुत ज्यादा, लोग अपने काम करते थे। हालांकि वो शेर के बच्चे थे और अच्छे, अपन जानते हैं 90 साल पहले गाँवों में कहीं शिक्षा नहीं थी। हमारे यहाँ जैसे हमारा जिला हेडक्वार्टर है, यहाँ भी अंग्रेजों की तरफ से स्कूल नहीं थी। जोधपुर में स्कूल थी, जयपुर में थी, ये सब बड़े बड़े नगर जो थे वहाँ छोटी मोटी स्कूलें थी। तो उन्होंने बच्चों की टोपियां ली हाथ में, बोले टोपियां जो है आपको कैसी लगती है, बच्चों से कहा। बच्चों ने एक दूसरे की टोपी, बच्चों ने कहा मेरी तो कम मैली है, उसने कहा मेरी भी इससे कम मैली है। घिजू भाई ने कहा भाई मेली तो है ना, मेल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बताओ आप, ये गंदगी नहीं होनी चाहिए कि होनी तो नहीं चाहिए, पर क्या मम्मी को टाइम ही नहीं है, ये वो बच्चे कह रहे, चलो मैं धो देता हूँ आपकी टोपियां। गिजू भाई ने सबकी टोपियां धोनी शुरू कर दी। और फिर जिन जिन के बटन नहीं थे उनसे कहा कि आप अगर कल बटन घर से दिलवा सकते हो तो घर से, कल नहीं तो मैं सुई धागा लेके आऊंगा, आपके बटन सही कर दूंगा। और यूं करके गिजू भाई ने अपना अपना पैटर्न था उनका, बहुत ही रोचक और मजेदार उनका सिस्टम था। और वास्तव में उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं ये इनको क्या करना चाहिए। बच्चे चाहते हैं मैं हंसूं, मैं गीत गाऊं, मैं नाचूं, मैं खेलूं, मैं कूदूं, मैं कुछ करूं, पर माँ बाप अध्यापक वो कहते हैं चुप रहो, एक ही जानते हैं चुप रहो, मारेंगे, उठ क्यों गया, खड़ा क्यों हो गया, कूदने क्यों लगा।
गुनगुना रहा, ये गाना कहां से लाया? बंदरा चुप चुप। ये जो चुप वाला मामला था वो गीजू भाई को बहुत खटकता था। उन्होंने कहा कि हम बच्चों का इस प्रकार तिरस्कार हो रहा है, उनके अंदर कुछ है, उसका तिरस्कार हो रहा है, उसको धमकाया जा रहा है, डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है, और यहां तक कि मारपीट भी की जा रही है। ये कब तक चलेगा? और इसी चिंता की वजह से कि बच्चे ठीक है सहन करते हैं, परंतु इन बच्चों को जो खिलखिलाते हुए फूल है, इनको हमने पता नहीं कितना मारा है, कितना पीटा है, कितना रुलाया है, कितना सताया है, और उसकी वजह से इनका विकास अवरुद्ध हुआ है, ये उनका मानना था। तो गीजू भाई ने वहां वो क्लास कैसे पढ़ाई, क्या शुरू की, उसका भी मैं आगे लाऊंगा, बहुत रोचक और बहुत आएंगे उसके। और उसके साथ साथ में गीजू भाई ने घर में बच्चों के साथ क्या क्या करना है। जैसे मेरे पास अभी एक किताब सामने आई थी, सिर्फ माँ बाप बनना कठिन, किताब आप देख रहे हो, ये गीजू भाई की फोटो है, मूंछों वाली माँ जिनको कहा जाता था। उन्होंने कहा कि माँ बाप बनना बहुत कठिन है। ये किताबें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आजकल आ गई है, अभी पहले नहीं थी, आजकल गूगल पे आप सर्च करोगे तो ये किताबें आपको मिल जाएगी। तो इस किताब में उन्होंने अलग अलग छोटी छोटी बातों को लिया है। जैसे छोटी छोटी बातें हैं घर में, परिवार में जो चलती रहती है, उन छोटी छोटी बातों को लेकर के बच्चों के साथ हम क्या बिहेव करते हैं, उसको बहुत बारीकी से उन्होंने देखा। और बारीकी से देखा तो उन्होंने उस तरीके से उनको कैसे ट्रीट करना है बच्चों को, और घर में क्या किया जा रहा है, अमूमन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसके प्रति, जैसे बालक के प्रति अश्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है लोगों में, भरोसा कम है बालक का। तो ये जो बातें थी ऐसी कई, तो इनको चीजों को उन्होंने लिया, ये मैं इनको पढ़ के और इनसे इन पे चर्चा करूंगा। और गीजू भाई की जो वो मुख्य रूप से उस स्कूल में गीजू भाई ने कैसे स्कूल को एडजस्ट किया, बहुत गजब का तरीका था उनके पास पढ़ाने का, व्याकरण पढ़ाने का, और का हिंदी का विशेष रूप से उसमें है। हिंदी तो क्या, व्याकरण तो वो तो गुजराती पढ़ाते थे, परंतु ये किताब जो है हिंदी अनुवादित किताबें हैं जो भी है, उन्होंने गुजराती में लेखन किया था। तो बड़ा यूं दुर्भाग्य कहा जाए तो कि हमारे देश में ऐसे शिक्षाविद हो गए। बाकी तो ज्यादातर शिक्षा पीडीएफ भेज भी दूंगा मैं, कुछ मेरे पास है भी, इसके लिए आपको अलग से आप ऐसा करना कि कल ही मैंने कहा था ना कि मेरे वो लर्निंग वाले ग्रुप में जुड़ जाना, तो मैं किताबें वो पीडीएफ उसमें भेजूंगा ऑलरेडी, तो सबके साथ आ जाएगी। लर्निंग का जो बच्चों का शिक्षण कैसे करना है अपनी इन छुट्टियों के दिनों में, ई लर्निंग के जो कंटेंट भेज रहा हूँ जिस ग्रुप में, उन ग्रुप का मैं लिंक भेज दूंगा। आप अपने व्हाट्सएप नंबर दे देना, नाम पता पूरा देना, ताकि मैं इसे सेव कर लूँ मेरे फोन बुक में तो वो मिल जाएगी आपको, और वैसे गूगल पर भी मिल जाएगी। तो देखो बड़ा अचरज तो तब होता है जब राजस्थान सरकार ने, मैं देख रहा था सन 2000 में एक पुरस्कार शुरू किया था अध्यापकों के लिए, गीजू भाई पुरस्कार। प्रत्येक ब्लॉक में 250-300 ब्लॉक थे राजस्थान के, 250-300 ब्लॉक में, सभी ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक अध्यापक को 5,000 रुपये नगद। उस जमाने में अध्यापकों की तनख्वाह भी 5,000 के लगभग थी, एक अध्यापक की तनख्वाह भी 5,000 के आसपास थी। तो 5,000 रुपये उन्होंने नगद पुरस्कार शुरू किया था कि प्रत्येक वर्ष एक ब्लॉक में एक अध्यापक को दिया जाएगा और इसका सिलेक्शन करना है। तो मैं उस समय जो प्रोजेक्ट दे रहा था उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, तो हमने हमारे ब्लॉक से सिलेक्ट भी किया। पर जिन लोगों को सिलेक्ट किया उनको भी मैंने पूछा कि आप गीजू भाई को जानते हो क्या? सिलेक्ट तो करना मजबूरी है, किसी को सिलेक्ट करना है। और मेरे जो ब्लॉक अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आप सिलेक्ट करना कौन से अध्यापक जी को दिया जाए। तो मैं सिलेक्ट करके उनको भेजता था, और उन अध्यापकों से पूछा तो एक ही अध्यापक जानता नहीं कि गीजू भाई नाम का कौन है, किस आदमी के नाम से हमें पुरस्कार।
तो गीजू भाई की जो थीम है, गीजू भाई का जो सिस्टम है, वो तो बहुत दूर की बात, गीजू भाई का नाम नहीं जानते अध्यापक, और जिनको पुरस्कार मिला वो नहीं जानते, तो बाकी वाले तो जाने क्या। पुरस्कार मिला है वो अच्छे, हमारे हिसाब से ब्लॉक में, पूरे ब्लॉक में हम तय करते थे, कोई ये अध्यापक जो है वास्तव में इनको पुरस्कार दे, तो कोई ये नहीं कहे कि आपने गलत आदमी को पुरस्कार दे दिया। तो इस प्रकार वो पुरस्कार के लिए सेलेक्ट किए जाते थे, और उन लोगों को भी गीजू भाई के नाम का पता नहीं, और शायद पूरे राजस्थान की यही स्थिति थी, कि कोई मेरे यहाँ की नहीं, सभी जगह की यही स्थिति थी उन दिनों। आज भी जब गीजू भाई का, जहाँ मैं ट्रेनिंग वोर में होता हूँ, कभी बात चला लेता हूँ गीजू भाई की, तो बात अलग है, बाकी गीजू भाई को जानते ही नहीं है ज्यादातर लोग। हाँ, जोड़ देंगे रुपेश जी, बहुत लर्निंग ग्रुप में जोड़ देंगे। देख रहा हूँ कमेंट कौन सा है। कल मैं किताब भी ले लूंगा, किताबें भी मिल जाएगी। एक किताब मुझे आज मिल गई थी कहीं से, तो कल अपन ठीक से चर्चा करेंगे। और परसों तो मेरा विचार है कि मैं, क्या है कि सर छोटू राम की जयंती है भाई 24 नवंबर को, तो परसों मैं उसके पूर्व में, क्योंकि मेरी इलेक्शन ड्यूटी वगैरह का लफड़ा है बीच में, तो पूर्व संध्या पर नहीं करके परसों एक कार्यक्रम अपने लाइव करूंगा मैं। सर छोटू राम, जो हमारे यहाँ के किसानों के, कमेरों के, वर्किंग क्लासेस जो हैं इस देश की, जो मेहनत के लोग हैं, जिन जो पसीना बहाने वाले लोग हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी उस जमाने में। तो उनकी जयंती से पहले मैं उनके संबंध में कुछ चर्चा 21 तारीख को करूंगा, इस शाम के 8:30 बजे वाले में। और उसके बाद वापस अपन 2 दिन इलेक्शन ड्यूटी वगैरह रहेगी, बाद में वापस करेंगे। कल गीजू भाई का जो शेष परिचय है, उन्होंने कैसे शुरू किया, वो बात करेंगे अपन। तो सभी नमस्कार ही नमस्कार आ रहे हैं भाई। एक बोल रहे हैं, कौन है, कालू राम जी, ठिकाना मंगेरिया। अनमोल वचन उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ जिसने आलोचनाओं को सुना और सा है सविवेक से काम किया। हाँ, वो तो देखो, वो तो बहुत समझदार थे। हमारे देश में तो दुर्भाग्य है कि आज भी वैसे अध्यापक बहुत कम है, बहुत कम, गिने चुने अध्यापक है पूरे देश में ही। भाई नमो बुद्धाय, जय भीम कोई है, वो बोल रहे हैं आपकी सोच को सलाम गुरुजी। अनमोल वचन, गौतम जी कह रहे हैं अनमोल वचन है। कोई ऐसी बात हो नहीं, अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है वो थोड़ा उस पर अपन करेंगे, और बहुत अच्छा, क्योंकि सबके घरों में लगभग बच्चे होते हैं, होते नहीं तो होंगे आने वाले ज़माने में, तो उनके साथ हम कैसे ट्रीट करें, कैसे व्यवहार करें, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। भाई सीज पे हनुमान, ये नाम इनका मेरे पढ़ने में कभी आता नहीं, हनुमान ये है। तो हनुमान कह रहे हैं भाषा पर ध्यान रखो हमेशा। पता नहीं भाषा में, हो सकता है मैंने कोई गलती कर दी हो, कोशिश करूंगा। गणपत राम जी चौधरी, इनको मेरी बातें बहुत कम अच्छी लगती है, पर आज कह रहे हैं राम राम साहब बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, अच्छी लग रही है तो ठीक है, लगनी भी चाहिए। हाँ, ड्यूटी, ड्यूटी ब्लॉक नागौर में ही जाना है, नागौर पंचायत समिति में। अभी वो जगह तय नहीं है, वो उस समय ही देते हैं। बागरे जी भाटी कह रहे हैं शानदार गुरु जी। चलो, कोई क्वेश्चन आ रहा है। ये राम रतन जी मंडा बलदेव राम जी, वो कह रहे हैं जय वीर तेजा, जय की बहुत ज्यादा जरूरत है, अनमोल हीरो हैं आप।
हाँ भाई, चेतन प्रकाश जी नवल कह रहे हैं कि शिक्षण की विधियों से शिक्षण नहीं कराया जाता है। हाँ, विधियों से नहीं हो रहा है, वही तो बात है। विधियों के अलावा भी बिहेव जो होना चाहिए बच्चों के साथ, वो बिहेव भी ढंग का नहीं हो रहा है। व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा है, वो भी हम हैं उस जो इंटरनेशनल लेवल का शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में जो आज तक जो लोगों ने इतने रिसर्च कर लिए हैं और उन सबसे तय हो गया कि इस तरीके से करना चाहिए बच्चे को ट्रीट। पर हमारे देश में अभी तक मारपीट का ही डरा चल रहा है। सरकारी स्कूलों में कम कर दिया, प्राइवेट वाले तो बुरी तरह मारते हैं, बड़े बड़े लाठियां लिए घूमते हैं और मारते हैं बुरी तरह से। तो ये जो जो ढंग है, और सरकार भी कानून तो सारे बना दिए पर कुछ कर नहीं पा रही है। बाकी तो हमने देखा है, पढ़ाया जाता है सभी को, जो वो शिक्षा लेते हैं एजुकेशन से संबंधित, तो उनको पढ़ाया जाता है भाई पावलोव ने किस प्रकार अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया, स्किनर ने कैसे किया, थॉर्नडाइक ने क्या किया। ये सारे वो सीखने के अधिगम के तरीके हैं और उनसे विद्या निकलती है। तो ठीक है, अपन अब कल पर ही छोड़ते हैं। मैं कल तक गीजू भाई की वो बुक देख लूंगा। ठीक है, थैंक यू। आज शायद छोटा ही लिया है अपन ने, ठीक है, पर्याप्त है। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम, राम राम।